हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस की इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, जैसा कि कल के वीडियो में एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अवक्षय वृत्त में पाए जाते हैं होल की कोटर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, होल, कोटर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों के कमेंट्स तो आए हैं, बहुत कम कमेंट्स आए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उसका आंसर सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। बात की गई थी अवक्षय वृत्त की। ठीक है, कल भी मैंने बनाया था फिगर, आज भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये आपका अवक्षय वृत्त है। ठीक है, इधर का रीजन पी रीजन था, इधर का रीजन एन रीजन था। पी में क्या होते हैं? होल होते हैं, यानी कि कोटर होते हैं। ठीक है, पी में जो है होल होते हैं यानी कि कोटर पाए जाते हैं। और एन रीजन में क्या पाए जाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यार आप लोग कॉपी पे तो भाई पेन रख देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, लेकिन हमें तो थोड़ा सा चाक को जो है घसना पड़ता है तब जाके बनता है ना। तो ये है आपका अवक्षय वृत्त। ये आपका क्या है? अवक्षय वृत्त है। अब ध्यान से देखिए, अवक्षय वृत्त पे क्या चीज है भाई? होल तो पी रीजन में, कोट और इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो एन रीजन में। तो अवक्षय वृत्त पे तो ना तो आपके इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोटर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वहां पे राइट था कि ना तो होल और ना ही कोटर। अवक्षय वृत्त पे कुछ भी नहीं पाए जाते। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो इसको एकदम बेसिक से जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह, तो आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है अर्ध तरंगकारी और पूर्ण तरंगकारी। ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, उसमें आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। और अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए यार। इस समय देख रहे हैं वीडियो का लाइक रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इतना काम चोरी आप लोग लाइक करने में करने लगे हैं कि फिर पूछिए मत। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र अभिनत में। ठीक है, अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बेसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बेसिस। ठीक है, खैर छोड़िए, आप लोग तो यूपी बोर्ड है, इंग्लिश से क्या लेना देना आपको है। चलिए, तो ध्यान से देखिए अग्र अभिनत बनता कैसे है। कल हमने आपको बताया था ना कि अग्र अभिनत में जो है पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से जोड़ देते हैं ना। ठीक है, ये पी रीजन, ये एन रीजन। चलिए पी और एन हम बाहर लिख देते हैं। हाँ, ये पी रीजन और ये एन रीजन, इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से। कैसे? पॉजिटिव से। हाँ, और दूसरे को नेगेटिव से। ठीक है, इसको जोड़ा गया पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से। ठीक, इसमें क्या है आपके? इसमें आपके हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें आपके पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। एन रीजन है और पी रीजन में आपके क्या पाए जाएंगे? पी रीजन में आपका पाया जाएगा कोटर, यानी कि होल। ठीक है, होल, कोटर। ठीक, अब ध्यान से देखिए होता क्या है कि जब हम पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में जोड़ते हैं तो इसमें पी सिरे को पॉजिटिव से, ठीक है, और एन सिरे को निगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा मतलब एक डिवाइस बनती है, ये हमारा क्या कहलाता है? अग्र अभिनत। ठीक है, इसमें क्या होता है? वोल्टेज अप्लाई करने के साथ साथ पीएन संधि डायोड के बाहर एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाता है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा भाई अंदर इलेक्ट्रॉन है और
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अंदर भी है, तो अंदर भी हमारा एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। मान लेते हैं अंदर जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जा रहा है उसको लिख दे रहे हैं EI, ठीक है। तो EI और E बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, E आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI के विरुद्ध होता है, यानी इसके विपरीत होता है। EI के विरुद्ध कार्य करता है, विरुद्ध होता है, ठीक है, इसके विरुद्ध कार्य करता है। अब आप यहां पे एक चीज और देखेंगे कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसको धन सिरे से जोड़े हैं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो धीरे धीरे किधर भागेंगे, यहां से दूर, यानी टर्मिनल से दूर भागेंगे। किधर को भागेंगे, औछप्रत की तरफ, ये इस साइड मूव करेंगे, ठीक है, ये सब इस साइड मूव करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि देखिए बहुत ही बेसिक चीज है ये, तो आप पहले चैप्टर से जान रहे हैं कि सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो जो है प्रतिकर्षण होगा। अंदर देखिए इसमें क्या हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, तो ये सब भी भागेंगे किसकी तरफ, औछप्रत की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में ये भी भागेगा, ठीक है, ये भी हमारे इसी डायरेक्शन में जो है मूव किए, ठीक। अब देख रहे हैं कि सारे इधर के होल और इधर के जो इलेक्ट्रॉन है दोनों औछप्रत की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, औछप्रत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। औछप्रत की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। औछप्रत की चौड़ाई जो है वो घट जाती है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का औछप्रत को पार करने की गति भी बढ़ जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पार कर, औछप्रत को पार करके ये इसको पार करेगा, ये इसको, दोनों कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और सर्किट को कंप्लीट करते हैं, और सर्किट में जो है धारा मिलने लगती है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे विभव का मान 0 हो, अगर इसके बीच में हम ग्राफ खींचे, ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचे, इधर मान लेते हैं वोल्टेज है और इधर हमारा करंट है, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम देखें, अगर वोल्टेज हमारा 0 है तो कोई करंट नहीं मिल रहा है, 0 पे 0 ही है। लेकिन जैसे जैसे इसके वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें जो है करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट मिलना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो फिर धारा का मान अचानक एकाएक बढ़ जाता है, ठीक है। और जिस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक एकाएक बढ़ जाता है उसको हम विभव प्राचीर बोलते हैं, ठीक है, विभव प्राचीर, और इसकी वैल्यू लगभग 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है। तो 0.3 वोल्ट पर आपका जो है धारा मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो भी वोल्टेज हम बढ़ाओगे आप उस पर धारा मैक्सिमम ही मिलेगी, धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ही मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है अग्र अभिनत का धारा प्रवाह का, ठीक है। तो अग्र अभिनत में इसी तरीके से जो धारा प्रवाहित होती है। और देखिए जब औछप्रत की चौड़ाई घट जाती है तो इसका प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रॉन और कोटर को जो मिलने से रोकने वाली परत है वो कम हो गई, तो यानी प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अग्र अभिनत में, ठीक है, संधि डायोड का ये सब पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं, जो सब लिख रहे हैं छोटा छोटा। अग्र अभिनत में क्या था, संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो
अग्र अभिनत वाला सारा केसेस आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आ गया, किस तरीके से धारा का प्रवाह हो रहा है, किस तरीके से जो है विभव प्राचीर, किस तरीके से विभव का मान करंट का मान बढ़ रहा है, ठीक है, और अक्षय प्रत की चौड़ाई क्यों घट रही है, इसका प्रतिरोध क्यों कम होता है। तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है क्यों ये सारी चीज़ें हो रही, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर आप इसको समझ गए हैं तो पश्च अभिनत, ठीक है, यानी कि उत्क्रम अभिनत। तो इसको मिटा दूं भाई, मिटाना पड़ेगा ना, आप तो पेज पलट लोगे, हमारे पास तो नहीं है ना कि हम बोर्ड चेंज कर दें, करेंगे भी तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। स्लाइड की व्यवस्था होती ही ऐसे स्लाइड कर देते तो साफ हो जाता। चलिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम लोग भी स्लाइड की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। दूसरा पश्च अभिनत, या इसी को बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम फिगर बना लें, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है। तो चलिए फिगर बन गया। हाँ अब देखिए इसमें क्या होता है पश्च अभिनत में। पश्च अभिनत में P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड के P सिरे को निगेटिव टर्मिनल से और N सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब P सिरे को निगेटिव टर्मिनल से और N सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तब क्या होता है, तब देखने वाली बात यह है कि P सिरा इसका निगेटिव, ठीक है, और N सिरा इसका पॉजिटिव। P सिरे में हमारे क्या है, होल है, और होल पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी P रीजन के सभी कोटर जो हैं, P रीजन के सभी कोटर या सभी होल वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ने लगते हैं, और N रीजन के सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी ये इधर और ये इधर। तो इनके बीच में जो अक्षय प्रत है, यानी कि ये डिप्लेशन लेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो हमारा अक्षय प्रत है इसकी चौड़ाई क्या होने लगती है, बढ़ने लगती, इंक्रीज करने लगती, यानी उनके बीच में दीवार बढ़ने लगती है, ठीक है। जब किसी भी चीज़ के बीच में दीवार बढ़ने लगेगा तो आवागमन या कम्युनिकेशन में बाधा होगी, ठीक है। आप सिंपली सोच के देखिए, किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, उनके बीच में अगर दीवार बढ़ती जा रही है तो वो उधर से कुछ बोल रहे हैं, उधर से कुछ बोल रहे हैं, तो सुनाई तो उतना देगा नहीं, ठीक है, कम्युनिकेशन में बाधा आने लगेगी। तो यानी यही रीजन है कि उत्क्रम अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या था, प्रतिरोध यानी कि रुकावट कम था, क्योंकि डिप्लेशन लेयर क्या होता है, सिकुड़ता जाता है। ये सारी चीज़ भाई, ये भी डिप्लेशन लेयर, ये भी, दोनों डिप्लेशन लेयर को मिलकर दबा रहे हैं। तो डिप्लेशन लेयर इसमें यानी अक्षय परत की चौड़ाई कम हो रही थी, जिसकी वजह से प्रतिरोध कम हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से पीएन संधि का भी प्रतिरोध क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली पॉइंट, अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है, की चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे अंतर लिखने के लिए कहा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, मन में एक थोड़ा सा डाउट उठ रहा होगा ना कि सर आप बोल रहे हैं कि इसमें जितने भी होल है वो इधर भग रहे हैं, वो उधर भग रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर के बीच में कुछ बच ही नहीं रहा, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा ना। हाँ, बात पॉइंट की है, देखिए कैसे करंट फ्लो होगा। इसमें के जितने भी होल हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागना शुरू हो जाएंगे, यानी ये इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद क्या होगा, कुछ तो बचेगा, कुछ तो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से करंट मिलेगा ना। तो वो कौन सी चीज़ है, अभी हम आपको बताते हैं।
पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, कोई भी रीजन हो, चाहे आपका पी रीजन हो या एन रीजन हो, अगर एन रीजन में इलेक्ट्रॉन है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एक बहुसंख्यक होता है, एक अल्पसंख्यक होता है, ठीक है। एक बहुसंख्यक का मतलब ज्यादा संख्या में, ठीक है, और दूसरा होता है अल्पसंख्यक यानी थोड़ी मात्रा में, अल्पसंख्यक, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। तो पी रीजन में आपके बहुसंख्यक जो है वो क्या होते हैं, सॉरी एन रीजन में, एन, अगर एन रीजन की बात करें तो इसमें बहुसंख्यक जो है हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें अल्पसंख्यक जो है वो होल होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी कि पी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में यानी अल्पसंख्यक बहुत ही कम मात्रा में 1-2%, अगर ये 100 है तो उसमें 100 में 1-2, ठीक है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी कि होल होते हैं, तो इसके बीच में अल्पसंख्यक मौजूद होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक मौजूद होते हैं। अब इन अल्पसंख्यक पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वही सेम कंडीशन इसमें भी पी रीजन में आपके अल्पसंख्यक जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये आपके बहुसंख्यक तो औच्छेप्रत से दूर भाग रहे हैं, इनकी वजह से तो कोई करंट नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो आपके अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे, तो ये इसको रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो ये डिप्लेशन लेयर की तरफ भागेंगे, और ये इधर से आपके इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर की तरफ भागेंगे, आपस में दोनों मिलेंगे और एक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और फिर जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से आपके होल ऐसे आके यहाँ एंटर कर जाएंगे, ऐसे आके यहाँ एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो करंट मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक की वजह से। अगर हमें इसके ग्राफ की बात करें तो इसमें भी एक होता है एवलांस भंजन, ठीक है, या एवलांस ब्रेकडाउन, तो उसको जान लीजिए, एवलांस भंजन, भंजन का मतलब होता है सडनली टूट जाना, अचानक टूट जाना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवलांस ब्रेकडाउन, एवलांस ब्रेकडाउन। तो वो एवलांस ब्रेकडाउन क्या होता है, इसमें अगर हम वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचें, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा, इधर करंट मिलेगा नीचे की तरफ, तो शुरुआती केस में इसमें धारा बहुत टाइम तक जीरो मिलती है, बहुत टाइम तक जीरो मिलती है, ठीक है। और जब धीरे धीरे सडनली क्या करते हैं, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, यानी जो वोल्टेज हमने लगाया है इस वोल्टेज का मान अगर हम धीरे धीरे क्या करें, इंक्रीज करें, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब परिपथ में सडनली अचानक एकाएक धारा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ऐसे वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, एवलांस भंजन, सॉरी एवलांस वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एवलांस वोल्टेज, ठीक है, एवलांस वोल्टेज बोलते हैं। और जिस वोल्टेज पर धारा का मान सडनली एकाएक बढ़ जाता है यानी एक ब्रेकडाउन की स्थिति मिलती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं। तो चीजें एकदम से क्लियर हुई, एवलांस भंजन क्या है, एवलांस वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज का मान धीरे धीरे जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि परिपथ में एकाएक धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति को एवलांस भंजन कहते हैं। और उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर परिपथ में धारा अचानक बढ़ गई है, उस वोल्टेज को एवलांस वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। क्लियर एकदम। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है। आज का क्वेश्चन यह है कि पीएन संधि डायोड में, ठीक है, पीएन संधि डायोड और अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों के केसेस में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है,
ठीक है, क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है, अग्र अभिनत का या फिर पश्च अभिनत का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पीएन संधि डायोड का प्रयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे किया जाता है। चलिए संधि डायोड पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर जो है दिख रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित एक डायोड बाह्य प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि फिगर भी आपको जो है फिगर हम पहले बना देते हैं, ठीक है, फिर जो है आपको समझाते हैं। क्वेश्चन तो दिख रहा है, फिगर इस तरीके से है, ये एक हमारा जो है संधि डायोड लगा हुआ है। ठीक है, और आगे इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रतिरोध हमारा कितने ओम का है, 100 ओम का। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे जो बैटरी का विभवांतर है V = दिया है 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित एक डायोड एक बाह्य प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि डायोड में 0.5 वोल्ट की अवक्षय प्रति उत्पन्न होती है, यानी ये जो डायोड है इसमें 0.5 वोल्ट की अवक्षय प्रति उत्पन्न होती है। तो यानी इसके डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए, ठीक है, इतने वोल्टेज की करंट खपत हो जा रही है। ठीक है, इतना वोल्टेज लॉस हो जा रहा है। इसके बाद जो वोल्टेज बच रहा है वो यहां तक आपको पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना लॉस हो जा रहा है, 0.5, उसके बाद जो बाकी बच रहा है वो यहाँ पे पहुंच रहा है। आगे पूछ क्या रहा है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की कल्पना कीजिए या धारा का मान जो है मिली एम्पियर में ज्ञात कीजिए। किस में निकालना है, मिली एम्पियर में। ठीक है, चलिए यहां पे वोल्टेज कितना पहुंच रहा है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे विभव का पतन कितना हो रहा, विभव पतन कितना है 0.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो रिमेनिंग यानी प्रभावी वोल्टेज कितना हुआ, प्रभावी वोल्टेज, प्रभावी विभव कितना हो जाएगा, टोटल विभव में से विभव पतन घटा दो, आया कितना 4 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछ कर रहा परिपथ में धारा, तो धारा I बराबर क्या होता है, B/R। ठीक है, I बराबर क्या होता है, B/R। वोल्टेज कितना 4, ये प्रतिरोध कितना है 100 ओम, कितना है 100 ओम। ठीक है, आया कितना 1 2, ठीक है, इतना एम्पियर। लेकिन आंसर बोला हमको चाहिए मिली एम्पियर में। किस में चाहिए, मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में बनाने के लिए इसको 1000 से गुणा कर दो, 0.04 और गुणे 1000, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 अंक यहाँ पे है, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 जीरो ऐसे ही खत्म, 1 जीरो बच रहा है, तो 4 के बाद 1 जीरो, 40 मिली एम्पियर। ठीक है, 40 मिली एम्पियर। ये आपके परिपथ में क्या हो जाएगी, करंट होगी, यानी परिपथ में मिलने वाली धारा होगी। ठीक है, क्लियर एकदम से। तो जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चन दिखें, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे तो सबसे पहले तो आप विभव पतन को जो है टोटल विभव में से माइनस कर दो। ठीक है, यानी जो वोल्टेज हमारा लॉस हो जा रहा है उसको हटा दो, बाकी जो रिमेनिंग वोल्टेज बच रहा है वो हमारा सर्किट में पहुंच रहा है, उसी पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर आप B की वैल्यू 4.5 रख देते हो तो आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई अवक्षय प्रति जो बन रही है उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए। तो चलिए यहाँ तक बात एकदम से क्लियर हो गई। हाँ, जो क्वेश्चन हमने आपसे किया है उस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों में से सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसकी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिरोध
किसका होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पीएन संधि डायोड का प्रयोग दिष्टकारी के रूप में, जिसमें से आपको 2 यूजेज पढ़ने हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसके बारे में कल के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात होगी। ठीक है, तब तक के लिए फिर